हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रमन इफेक्ट। क्लियर। रमन इफेक्ट स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और ये कह सकते हो हमारे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। ठीक है, और स्पेशल भी है क्योंकि इस इफेक्ट को सीवी रमन ने ऑब्जर्व किया था फर्स्टली, और उन्हीं के नेम पे हमने इस इफेक्ट का नाम भी रखा हुआ है द रमन इफेक्ट। और इसके लिए सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट भी मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है। इस इफेक्ट की भी इंपॉर्टेंस यही है कि रमन इफेक्ट में भी हम लाइट की स्कैटरिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, और उस स्कैटर्ड लाइट के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को ही बताने की कोशिश करते हैं, जैसे उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, इस टाइप से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि रमन इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, उसकी क्वांटम और क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ये आपके यूनिट 4 का स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है और मैं ये कह सकती हूँ कि आपके ओवरऑल सिलेबस का इट इज अ लास्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, रमन इफेक्ट में अगर आप बेसिक सी बात करो तो होता क्या है कि जब भी हम किसी गैस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल या फिर कोई लिक्विड क्लियर पे विजिबल या यूवी लाइट फॉल करवाएंगे तो उस इंसिडेंट लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है सभी डायरेक्शन में। फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सब्सटेंस है, इट मे बी गैस, इट मे बी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल और इट मे बी लिक्विड। ठीक है, उस पे हमने लाइट फॉल करवाई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, लाइट फॉल करवाने के बाद जो इंसिडेंट लाइट थी वो स्कैटर्ड होगी सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्कैटर्ड लाइट का जब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो उसमें हमें कुछ लाइंस मिलेंगी। ठीक है, फर्स्टली मैं जो सिंपल लाइन है उसकी बात कर रही हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट बीम की फ्रीक्वेंसी जैसी होगी, सेम होगी। उस लाइन को हम बोलेंगे रेले लाइन। क्लियर। और उसके बाद कुछ हमें वीक लाइंस भी मिलेंगी। वीक लाइन का मतलब ये हुआ कि इसकी इंटेंसिटी इन लाइन के कंपैरिजन में कम होगी। वीक लाइन मिलेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, मींस इंसिडेंट बीम से कुछ हटके फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो ज्यादा भी हो सकती है इंसिडेंट के कंपैरिजन में और कम भी हो सकती है। उनको हम बोलेंगे रमन लाइंस। अब रमन लाइन को हमने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को नेम दिया स्टूडेंट मैंने स्टोक्स लाइन और एक को नेम दिया एंटी स्टोक लाइन। जिन रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी रेले लाइन से कम होगी उनको हम स्टोक लाइन बोलेंगे, और जिनकी फ्रीक्वेंसी रेले लाइन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी उनको एंटी स्टोक्स लाइन बोलेंगे। क्लियर। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने जब वर्डिंग लिखी है तो वहां पे रेले लाइन ना लिख के एक नई टर्म यूज की है, दैट इज एक्साइटिंग लाइन। ठीक है, देखो, द रमन लाइंस लाइज ऑन द लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ द एक्साइटिंग लाइन। ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसे किया है ताकि आपको एक नए वर्ड के बारे में पता लगे कि रेले लाइन और एक्साइटिंग लाइन बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, आप रेले लाइन भी लिख सकते हो, एक्साइटिंग लाइन भी लिख सकते हो। इसको एक्साइटिंग लाइन इसलिए बोला है स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम उसी लाइट जैसी है जो हमने इंसिडेंट की थी किसी भी सब्सटेंस पे, उसको एक्साइट करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एक्साइटिंग लाइन। ठीक है, रेले लाइन एंड एक्साइटिंग लाइन इज अ सेम थिंग हियर। क्लियर। तो मैं रिपीट कर रही हूं आपके पास स्टूडेंट्स कि रमन इफेक्ट क्या है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस पे स्ट्रॉन्ग बीम फॉल करवाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बीम इन सेंस कि दैट शुड बी इन विजिबल और अ यूवी रीजन, तो वहां से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा स्कैटर लाइट का। उसमें 3 टाइप की लाइट मिलेंगी, इंसिडेंट से सेम फ्रीक्वेंसी वाली, इंसिडेंट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और इंसिडेंट से कम फ्रीक्वेंसी वाली। सेम वाली को बोलोगे रेले लाइन या फिर एक्साइटिंग लाइन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली को बोलोगे एंटी स्टोक लाइन और कम फ्रीक्वेंसी वाली को बोलोगे स्टोक लाइंस। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ, शायद आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके उससे। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें कुछ आपको लाइंस शो की हैं। ये रेले लाइंस हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आगे एंटी स्टोक लाइंस हैं और उस
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पीछे आपके पास स्टॉक्स लाइन है। यहाँ पे मैंने ये वेव नंबर शो किया स्टूडेंट्स, और वेव नंबर आपको पता ही है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी भी शो कर सकते हैं और वेव नंबर भी शो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसमें तीन लाइंस शो की हैं स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस के नेचर पे कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनती हैं। मैंने ये जस्ट आपको सिर्फ ये विजुलाइज करने के लिए बताया है कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे जो लाइन मिल रही है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का मतलब जो जिस एनर्जी की आप लाइट डाल रहे हो सेम वही आपको आउटपुट पे मिल रही है, दैट आर नोन एज रेले लाइन और एक्साइटिंग लाइन। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो मिल रही है वो एंटी स्टोक लाइन, उससे कम वाली जो मिल रही है वो स्टोक लाइन। और आप ये ऑब्जर्व भी करोगे स्टूडेंट्स कि एंटी स्टोक लाइन जितनी ज्यादा प्लस में है, स्टोक्स लाइन उतनी ही माइनस में होंगी। ठीक है, मींस मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, क्लियर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, मतलब 5 ज्यादा है, तो इसकी 5 कम होगी, 5 हो जाएगी। कहने का मतलब है ये गैप जो है ना ये फिक्स होगा, जितनी ये आगे की तरफ शिफ्ट होती है उतनी ही ये पीछे की तरफ शिफ्ट होती है। अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो हमें ग्राफ को या स्पेक्ट्रम को देखने के बाद ऑब्जर्व हुई, क्लियर। फिर वो ऐसा क्यों होता है वो हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हमने क्या नोट की कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेले लाइन की आ रही थी। ठीक है, उसके बाद स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी थी और सबसे कम इंटेंसिटी एंटी स्टोक लाइंस की थी। और मैंने इस चीज को यहाँ पे डायग्राम में शो करने की कोशिश भी की है स्टूडेंट्स। इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन अमंग दीज is Rayleigh line, then Stokes line, after that anti-Stokes line. That is anti-Stokes line are the weakest line in the Raman spectra. Clear? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये शिफ्ट कितने का होगा, ये चीज कौन डिसाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पे ये चीज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ये शिफ्ट डिपेंड करेगा कि जिस मटेरियल पे आप डाल रहे हो। आई रिपीट कि ये जो डेल्टा वी है ना, जैसे मैंने बोला ये 10 है, ये 15 है और ये 5 है, 5 का गैप आया। मान लो मैंने लाइट को चेंज किया लेकिन सब्सटेंस वही है। पहले मैं लाइट डाल रही थी मान लो रेड कलर की, अब मैंने येलो कलर की डालनी स्टार्ट कर दी, तो गैप अब भी 5 का ही मिलेगा। लेकिन मान लो कि मैं लाइट को चेंज नहीं कर रही, मैं सब्सटेंस को चेंज कर दूं तो ये शिफ्ट चेंज हो जाएगा। इट मीन्स द शिफ्ट ऑफ स्टोक लाइन and anti-Stokes line with respect to Rayleigh line depends on the nature of substance, not on the nature of incident or you can say exciting light. Clear? तो second point मैंने यही लिखा है, delta V of Raman lines from Rayleigh line is independent of the frequency of Rayleigh line or exciting line. उस पर डिपेंड नहीं करेगा। It remains same until scattering substance changes, कि जब तक आपने सब्सटेंस को चेंज नहीं किया तब तक ये शिफ्ट सेम रहेगा, चाहे आप इंसिडेंट लाइट को चेंज करो या ना करो। क्लियर? इसलिए हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि रमन स्पेक्ट्रा में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही चीज, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? स्कैटरिंग सब्सटेंस के करेक्टर पे डिपेंड कर रही है, उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? और थर्ड पॉइंट हमारा बनता है कि कौन से मॉलिक्यूल इसको शो करेंगे। स्टूडेंट्स जिनकी डायपोल मोमेंट नहीं होती, जिनके पास परमानेंट, वो भी रमन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। रमन स्पेक्ट्रा में चेंज इन डायपोल जरूरी है, मींस पहले नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे ही लाइट डालोगे तो उसमें पोलराइजेशन या ये कह दो इंड्यूस्ड हो जाती है डायपोल मोमेंट, लेकिन स्टार्टिंग से हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट मींस इसमें होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर? आई रिपीट, हमने फीचर्स में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बात की इंटेंसिटी की, कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेले की, फिर स्टोक की, फिर एंटी की। फिर हमने बात की इस डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट लाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर हमने बात की कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है चाहे नहीं है, इस बात से रमन इफेक्ट पे कोई चेंज नहीं आता। रमन इफेक्ट
वो मॉलिक्यूल भी शो करेंगे जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, और वो भी शो करेंगे जिनके पास नहीं है। यहां पे परमानेंट डायपोल मोमेंट का होना जरूरी नहीं है, चेंज इन डायपोल मोमेंट होना जरूरी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की फीचर्स की, जो जो हमें चीजें ऑब्जर्व हुई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते टाइम। और अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप की आपके साथ। दिस वन स्टूडेंट, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इसमें आप देखो कि आपको मेन चीजें क्या चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स चाहिए होता है। इसमें सबसे बेस्ट तो वैसे लेजर रहता है कि आप लेजर यूज कर सकते हो, क्योंकि लेजर में मोनोक्रोमेटिक भी होती है प्लस वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। बट ये जो अभी मैंने आपको सेटअप दिखाया, इसमें हम मर्करी लैंप का यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 2 लैंप्स दिखाए आपको, और ये आर रिफ्लेक्टर्स हैं, और ये 3 आपके पास जो ये शेप में दिखाई है, इसमें सेंटर वाली जो ट्यूब है वहां पे आपका सेटअप है जिसमें हम लिक्विड डालेंगे। ये मैंने लिक्विड फॉर्म में जो आपका सब्सटेंस है उसके लिए ये सेटअप आपको दिखाया है। इसमें ट्यूब की लेंथ लगभग 15-16 सेंटीमीटर, और जो इसकी डायमेंशन डायमीट्रिक डायमेंशन होगी वो आप ले सकते हो लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर तक। स्टूडेंट्स, इसमें आपने इसके बैक वाली चीज को हॉर्न शेप में किया होता है, उसको ब्लैक किया होता है, जबकि इसका जो फ्रंट फेस होता है उसको हम प्लेन ग्लास या फिर क्वार्ट्ज वगैरह से ही वो बनी होती है, ताकि वो लाइट को ट्रांसपेरेंट हो। मीन्स यहाँ से आने वाली स्कैटर्ड लाइट स्लिट के थ्रू फोकस होके यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ के पास जाए। क्लियर? और यहां से हमने इसको ब्लैकन इसलिए किया होता है स्टूडेंट, ताकि कोई भी स्कैटर्ड लाइट बैक ना जाए, और अगर वो बैक जा रही है तो हम वहां से या तो एब्जॉर्ब हो जाए या रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर आ जाए आपके पास। ठीक है? और ये जो दोनों चीजें हमने लगाई हैं, दे आर सिलेक्टर्स, ये एनुलर फॉर्म में लगे होते हैं, और ये इसलिए हम लगाते हैं ताकि आइसोलेट कर सके मर्करी लाइंस को, जो हमें पर्टिकुलर चाहिए उसको। इसलिए हमने ये एनुलर जैकेट्स की फॉर्म में लगाए होते हैं स्टूडेंट्स। और रिफ्लेक्टर्स इससे लगाए होते हैं ताकि जो लाइट यहाँ से स्कैटर्ड होगी वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होके आपके पास वहां आ जाए, या मर्करी लैंप से जो लाइट पहुंचने वाली है। मीन्स कहने का ये है कि लाइट जो स्कैटर्ड होगी वो सभी डायरेक्शंस में नहीं जानी चाहिए रैंडम। अगर इधर आ रही है तो हमने ब्लैक एंड किया, इसको ऑब्जर्व हो जाए, रिफ्लेक्टर्स उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक फाइन डायरेक्शनल स्कैटर्ड लाइट मिलेगी। और स्लिट्स लगाने का पर्पस भी हमारा यही है, यहां से भी लाइट जो है वो ये कह दो कि ज्यादा स्पेक्ट्रोग्राफ में जाएगी। और स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ रखना है आपने। और फिर यहां से जब आप स्पेक्ट्रोग्राफ में लाइट एंटर होगी तो हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और हम उस स्पेक्ट्रा को देख के स्टडी करेंगे। ये सिंपल सा हमने सेटअप किया स्टूडेंट। गैस में क्या दिक्कत होती है कि गैस में ये ट्यूब की लेंथ आपको ज्यादा लेनी पड़ती है, और सोर्स जो लाइट सोर्स है वो भी आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड लेने पड़ेंगे। ठीक है? ब्रॉड इन सेंस की उनकी डायमेंशंस ज्यादा लेनी पड़ेंगी। और गैस के लिए जो रमन स्पेक्ट्रा की लाइंस आती हैं वो वीक आती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे लिक्विड वाला डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। अब हम स्टडी करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। ये एक बेसिक सी थ्योरी है रमन इफेक्ट की, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अप टू सम एक्सटेंट हम इसको एक्सप्लेन कर भी पाएंगे, बट कुछ लिमिटेशन आने की वजह से फिर हम इस थ्योरी को ये कह सकते हो कि डिस्कार्ड कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास सक्सेसफुल थ्योरी आएगी क्वांटम की। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिकल थ्योरी में हमने कैसे एक्सप्लेन किया उस चीज को। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब आप यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल पे फॉल करवाते हो, ठीक है, तो जैसे हमने मॉलिक्यूल पे रेडिएशंस फॉल करवाई हैं, तो एक रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कह रही हूं मैं, रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इंड्यूस कर देती है। क्लियर? क्या कह रही हूं मैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल पे लाइट फॉल करवाते हो, और रेंज आप ध्यान रखना अपने यूवी और विजिबल रेंज ही लेनी है, तो उस वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है, चाहे मॉलिक्यूल के पास पहले परमानेंट डायपोल मोमेंट थी या नहीं थी। अब क्वेश्चन आता है वो इंड्यूस होती क्यों है।
तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने लाइट फॉल करवाई तो लाइट का जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों को ऑसिलेशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। मींस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी देगा वो और न्यूक्लियस को भी देगा, बट न्यूक्लियस का मास हैवी होता है तो उसमें रैपिड ऑसिलेशंस नहीं आती, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन लाइट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अप्लाइड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी फास्टली, ये कह सकते हो, ठीक है। तो हुआ क्या, न्यूक्लियस इतनी ज्यादा रैपिड ऑसिलेशन शो नहीं करता ड्यू टू इट्स हैवी मास, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से दोनों का सेंटर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव डज नॉट कंसाइड विद ईच अदर। तो जब तक बाहर से फील्ड नहीं लगा रखी आपने तब तक वो दोनों कंसाइड हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपने फील्ड लगाई बाहर से तो न्यूक्लियस का मास ज्यादा है तो उसमें ऑसिलेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस नहीं होंगी, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम होता है तो उसमें रैपिड ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन दोनों का जो सेंटर है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, वो एक दूसरे के कंपैरिजन में डिस्प्लेस हो जाता है। इस वजह से वहां पे इंड्यूस डायपोल मोमेंट का फिनोमेना प्रोसीड होने लग जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। आई रिपीट, व्हेन अ बीम ऑफ विजिबल और अ यूवी लाइट fall upon a molecule, then there is a induction of electric dipole moment in a molecule, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि मॉलिक्यूल के पास पहले डायपोल मोमेंट थी या नहीं थी, बट इन दोनों का सेंटर डिस्प्लेस हो गया ना स्टूडेंट्स फील्ड लगाने के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि अब तो जनरेट होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, कि हमने जो फील्ड लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट किस तरीके से इंड्यूस होगा। स्टूडेंट्स हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जो लाइट बीम हमने फॉल करवाई है उसके साथ जो ऑसिलेटिंग फील्ड एसोसिएट है दैट इज नोन एज ई इज इक्वल्स टू ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी। अब इसमें ई नोट स्टूडेंट उसका एम्पलीट्यूड है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने इस फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड कह सकते हो आप इसको, कि जो हमने लाइट फॉल कराई उसके साथ ये ऑसिलेटिंग फील्ड एसोसिएट है और ये फील्ड मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रही है। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो आपको ये पता है पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू अल्फा ई, यही होता है ना। इसमें अल्फा पोलराइजेबिलिटी है, मीन्स यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितनी पोलराइजेशन इंड्यूस होगी। अब मैं इस E की वैल्यू को यहां पुट कर देती हूं तो मेरे पास मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन आ जाएगी। दिस वन स्टूडेंट्स, मैंने इस E की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि ये जो P आपके पास आ रहा है इट इज अ पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इस सिचुएशन में हमारा मॉलिक्यूल जो वो एक ऐसे ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी जो कि इंसिडेंट की है। जैसे आपको इस इक्वेशन में साफ पता लग रहा है स्टूडेंट कि इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी न्यू डैश है, तो जो पोलराइज हो गया मॉलिक्यूल उसमें भी जो वाइब्रेशन, ये कह दो कि डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी म्यू डैश है आपके पास। तो इट मींस ये जो इक्वेशन है ये आपको रिप्रेजेंट करके बता रही है रेले लाइंस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रमन लाइन कैसे एक्सप्लेन होंगी। स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो सारा रोल है ना वो इस अल्फा का होता है। अल्फा क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल में इंटरनल मोशंस भी तो होते हैं। इंटरनल मोशन में अगर आप मोटे तौर पे बात करो तो वाइब्रेशन भी होती है और रोटेशन भी होती है। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों मोशन की वजह से अब आपका ये अल्फा कांस्टेंट नहीं रह सकता, इट शुड वेरी विद द टाइम। तो हम अगर वाइब्रेशनल वेरिएशंस भी होंगी उसमें और रोटेशनल भी होंगी। मैं सबसे पहले अगर वाइब्रेशनल वेरिएशन की बात करूं तो मैं अल्फा को ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट वी प्लस अल्फा 1v साइन दिस वन। स्टूडेंट्स मैंने अल्फा में जो वेरिएशन आएंगी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन उसको लिख दिया। अब इसमें अल्फा नॉट वी क्या है, इट इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन,
क्योंकि जब वो वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ही करेगा। तो ये वैल्यू क्या है, इट इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर। अब बात आती है अल्फा 1v क्या है, इट इज अ मैक्सिमम चेंज इन अल्फा ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। मीन्स अल्फा 1v आपको चेंज के बारे में बता रहा है, वो भी मैक्सिमम चेंज के बारे में बता रहा है जब आपका जो सिस्टम है मॉलिक्यूल्स का वो वाइब्रेट कर रहा होगा। क्लियर। और ये उसकी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हम वाइब्रेशनल चेंज तो देख चुके हैं कि वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से अल्फा में क्या क्या वेरिएशन आएंगी। अगर हम ऐसे ही सेम रोटेशनल के लिए देखें तो स्टूडेंट्स रोटेशनल वेरिएशन की वैल्यू ये आएगी आपके पास। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये कहा था कि इट इज अ मैक्सिमम, सॉरी इट इज अ वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन रोटेशनल में हम ये कह सकते हैं इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है हमारे पास अल्फा की, और ये मैक्सिमम चेंज है। जैसे ये मैक्सिमम चेंज था अल्फा का, वैसे ये भी मैक्सिमम चेंज है अल्फा का। अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखी है यहाँ पे मैंने डबल लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है कि अल्फा में जो चेंज आता है ना रोटेशन के ड्यूरिंग, वो फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। दैट्स वाई आई यूज हियर 2 न्यू रोटेशन। क्लियर। अब ये वाइब्रेशनल वेरिएशन मिल गई आपको, ये रोटेशनल वेरिएशन मिल गई। अगर मैं यहाँ पे अल्फा में वाइब्रेशनल वाला पुट करती हूँ तो वाइब्रेशन की वजह से पोलराइजेशन आ जाएगी, रोटेशनल वाला पुट करती हूँ तो रोटेशन की वजह से आ जाएंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं वाइब्रेशन वाला करती हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को यहां पुट कर देती हूँ। तो हमारे पास P, हम नोटेशन ऐसे देंगे स्टूडेंट, पी वी इज इक्वल्स टू अल्फा वी इंटू में ई। ठीक है, इसको अल्फा वी लिख लो क्योंकि ये वेरिएशन है ड्यू टू वाइब्रेशन। इसको अल्फा आर लिख लो बिकॉज इट इज अ वेरिएशन ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अब मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देती हूं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी और ई की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन में ये टर्म्स आ गए हैं। अब ये टर्म तो एज सच है, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास साइन ए इंटू साइन बी 2 बन रही है। यहाँ पे आप साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पता है क्या होता है, कोस ए माइनस बी और कोस माइनस कोस ए प्लस बी। क्लियर। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारे एक्सप्रेशन में देखो 3 फ्रीक्वेंसीज आई स्टूडेंट्स, एक ओरिजिनल से थोड़ी कम और एक ओरिजिनल से ज्यादा। अगर आप सेम रोटेशनल के लिए करना चाहते हो तो उसी इक्वेशन में मैंने अल्फा जो है वो आर वाला पुट किया, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया स्टूडेंट्स। इसमें भी देखो 3 फ्रीक्वेंसीज आई हैं, एक ओरिजिनल से 2 टाइम्स कम और एक ओरिजिनल से कुछ ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को स्टडी करें तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल में इस टाइप की 3 आपको वाइब्रेशन मिलेंगी, ये रेले से कम वाली और रेले से ज्यादा वाली। ठीक है, और रोटेटिंग मॉलिक्यूल में भी आपको 3 वाइब्रेशंस मिल रही हैं। तो इससे ये चीज तो क्लियर हुई स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट का होना कोई जरूरी नहीं था। मॉलिक्यूल में जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन में रैपिड ऑसिलेशंस आने की वजह से जनरेट होगी। ठीक है, वहां पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और आपके पास इस तरीके से सेम फ्रीक्वेंसीज भी मिली और कुछ हटके भी फ्रीक्वेंसीज मिली। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी स्टूडेंट, क्लासिकल थ्योरी ये तो एक्सप्लेन कर देती है कि देयर इज नो नीड ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट फॉर अ रमन इफेक्ट। बट इसमें एक दिक्कत आ रही है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें जो मेन लिमिटेशन आ रही है वो ये आ रही है कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग रमन लाइंस जो बन रही हैं रेले के दोनों साइड, वो चाहे राइट वाली की बात करो आप चाहे लेफ्ट वाले की, तो इन सबकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। क्लियर, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द रमन लाइंस ऑन द साइड ऑफ रेले लाइन should have same intensity, but practically जब हम देखते हैं तो एंटी स्टोक लाइन तो बहुत वीक होती हैं एज कंपेयर टू स्टोक्स लाइन। तो ये लिमिटेशन इसमें सबसे मेन गई, जो जिसके लिए क्लासिकल के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। दूसरा स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस में, जो आप ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना उसकी फिक्स वैल्यू होती है।
लेकिन हमने देखा कि उसमें रोटेशन फ्रीक्वेंसी का रोल आ रहा है। तो रोटेशनल, क्लासिकली तो रोटेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा तो कॉन्टिन्यूस आएगा, बट जब हमने ऑब्जर्व किया तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो डिस्क्रीट था। क्लियर? आई रिपीट, फर्स्टली मैंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द रमन लाइन ऑन द बोथ साइड ऑफ रेले लाइन मस्ट हैव अ सेम इंटेंसिटी। क्लासिकल थ्योरी कह रही है, बट एक्चुअली दे हैव नॉट सेम इंटेंसिटी। क्लियर? सेकेंड चीज मैंने जो यहां पे देखी वो ये कि ये जो ऑसिलेशंस की वैल्यू आती है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बट क्लासिकली रोटेशनल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी दैट कैन हैव एनी वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज अ कॉन्टिन्यूस, बट प्रैक्टिकली हमने जब देखा तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो तो डिस्क्रीट था। इन लिमिटेशन की वजह से हमने क्लासिकल थ्योरी को डिस्कार्ड किया। उसके बाद हमने क्वांटम थ्योरी स्टडी की, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, जिसमें इन सभी लिमिटेशन को ओवरकम किया और अच्छे से रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, उसके साथ उसकी एप्लीकेशन, और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे।